वर्ल्ड की बिगेस्ट एंटरटेनमेंट सर्विस कंपनी है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स हैज मोर देन 260 मिलियन प्लस मेंबरशिप्स अक्रॉस द ग्लोब ओवर 190 प्लस कंट्रीज। नेटफ्लिक्स अलग अलग तरह का कंटेंट ऑफर करता है अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ नेटफ्लिक्स। In my last video, I had covered unit economics of Blinkit. अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर लिंक है जिसको आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको 3-4 चीजें समझ में आएंगी, जिसमें सबसे पहले है हाउ डज नेटफ्लिक्स मेक मनी, इज नेटफ्लिक्स प्रॉफिटेबल, व्हाट इज द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ नेटफ्लिक्स, एंड वेदर एज एन इन्वेस्टर शुड यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक ऑफ नेटफ्लिक्स। I would request you to subscribe to my channel and यहाँ पे बेल बटन है जिसको आप प्रेस जरूर करना so that कोई भी नया वीडियो आता है तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। The total revenues of Netflix in 2023 was 283 crores। Netflix का 99.99% रेवेन्यू आता है उसके स्ट्रीमिंग बिजनेस से, जो बचा हुआ 0.01% है वो आता है उसके डीवीडी बिजनेस से। सो 2023 में नेटफ्लिक्स ने टोटल 283 करोड़ का रेवेन्यू किया था। वी ऑल नो कि नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप एक जना खरीदता है और उसको यूज करने वाले मल्टीपल लोग होते हैं। तो नेटफ्लिक्स कभी भी एवरेज यूजर्स को कैलकुलेट नहीं करता है, रादर नेटफ्लिक्स ऑलवेज कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ मेंबरशिप्स। तो अक्रॉस द ग्लोब अगर मैं बात करूं तो एवरेज नंबर ऑफ मेंबरशिप्स नेटफ्लिक्स की इन 2023 वाज मोर देन 240,000। एंड अगर मैं टोटल स्ट्रीमिंग रेवेन्यूज को एवरेज मेंबरशिप से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एवरेज पर यूजर रेवेन्यू एट अ मंथली लेवल आ जाएगा, फॉर विच द फिगर वुड कम आउट टू बी ₹978। तो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग इस 978 रुपीज का यूनिट इकोनॉमिक्स समझेंगे। तो मोटा मोटा समझने वाली बात यह है कि एक मेंबरशिप से नेटफ्लिक्स को 978 रुपीज मिलते हैं। अब अगर आप इस टेबल को नोटिस करेंगे तो यू कैन सी कि एवरेज स्ट्रीमिंग रेवेन्यूज ग्रू एट अ रेट ऑफ 7% एट अ YOY लेवल, जबकि एवरेज मेंबरशिप्स ग्रू एट अ रेट ऑफ 8% एट अ YOY लेवल। लेकिन जब हम एवरेज मंथली रेवेन्यू पर मेंबरशिप कैलकुलेट करते हैं तो ये -1% से डिक्रीज हुआ है एट अ YOY लेवल। सो नेक्स्ट समझते हैं कि इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स ब्रेक डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स अक्रॉस द ग्लोब टुवर्ड्स रेवेन्यू ऑफ नेटफ्लिक्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यूएस और कनाडा जो मार्केट है वो अराउंड 44% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि अगर मैं यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका की बात करूं तो वो अराउंड 31% ऑफ रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं नेटफ्लिक्स में। तीसरा सबसे बड़ा मार्केट आता है इनका लैटिन अमेरिका का, जो कि 13% कंट्रीब्यूशन करता है। एंड लास्टली जो मार्केट आता है वो होता है एशिया पैसिफिक, जिसमें अपना इंडिया भी आता है, विच कंट्रीब्यूट्स टू 11% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू वाइज अगर आप डिफरेंट मार्केट का YOY ट्रेंड देखोगे तो आपको दिखेगा कि सारे ही मार्केट ग्रोइंग स्टेज में है, लेकिन मैक्सिमम YOY जो आ रहा है वो आ रहा है इनका लैटिन अमेरिका के मार्केट से, विच इज फॉलोड बाय EMEA मार्केट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रेकडाउन ऑफ एवरेज पेड मेंबरशिप्स। तो अगर यूएस और कनाडा की मैं बात करूं तो 32% ऑफ मेंबरशिप्स कम फ्रॉम यूएस एंड कनाडा, जबकि 34% ऑफ द मेंबरशिप comes from EMEA market and 18% membership comes from Latin America and the remaining 17% comes from Asia Pacific। यहां पे अगर आप YOY का ट्रेंड देखोगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखेगा। एशिया पैसिफिक इज द बिगेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर नेटफ्लिक्स। 17% से YOY एवरेज मेंबरशिप्स ग्रो कर रही है एंड इसमें डेफिनेटली मेजर कंट्रीब्यूशन इंडियन मार्केट का है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नेटफ्लिक्स के जो प्राइस पॉइंट्स हैं इन चारों मार्केट के अंदर वो वेरी करते हैं एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, एज पर द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, एज पर द कंटेंट ऑफर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें एशिया पैसिफिक जो मार्केट है वहां पे जो प्राइसिंग है वो सबसे लो है। सो दैट इज व्हेन यू लुक एट एवरेज मंथली रेवेन्यू पर मेंबरशिप तो आप देखोगे एशिया पैसिफिक का जो नंबर है दैट ट्रेंड्स एट 650 रुपीज। मैक्सिमम आपका डेफिनेटली यूएस प्लस कनाडा से आ रहा है जो कि 1368 रुपीज है, एंड डेफिनेटली दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर द हाई पेइंग कंट्रीज, तो मैक्सिमम रेवेन्यू आना जायज सी बात है। बट एशिया पैसिफिक इस लिस्ट में लोएस्ट ट्रेंड करता है। हेंस जब हमने देखा था कि YOY ग्रोथ ओवरऑल -1% की है, इट मीन्स कि ऑल्दो द एवरेज मेंबरशिप्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू मार्केट लाइक एशिया पैसिफिक,
द एवरेज रेवेन्यू पर मेंबरशिप हैज डिक्रीज बिकॉज एशिया पैसिफिक के अंदर ओवरऑल प्राइसिंग कम है, 678 रुपीज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं एवरेज मेंबरशिप पे बात करूं तो उसका जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव ट्रेंड की तरफ होगा। रिसेंटली आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि नेटफ्लिक्स ने इंडिया के अंदर प्राइसिंग और कम करी है। इट इज बिकॉज इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, डिफरेंट ओटीटी चैनल्स हैं आज के टाइम पे जो कि compete कर रहे हैं आपस के अंदर, एंड दे आर ऑफरिंग देयर कंटेंट एट अ वेरी लो प्राइस। Hence, for Netflix to compete with them, it was very relevant कि इंडिया के अंदर भी वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ अपने सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को ऑफर करें। नाउ क्वेश्चन ये आता है whether Netflix is going to increase this pricing in the near future। मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर तो प्राइसिंग इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज एशिया पैसिफिक नेटफ्लिक्स का सबसे बिगेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, तो नेटफ्लिक्स वोंट वांट टू डू एनीथिंग टू डिसरप्ट दिस मार्केट। सेकेंडली, नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि मेंबरशिप एक जना खरीदता है बट मल्टीपल यूजर्स उसको यूज करते हैं। वो रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने सॉल्व किया था अपनी पासवर्ड शेयरिंग पॉलिसीज के साथ। तो अब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आपके पासवर्ड ट्रैक होते हैं, एंड अगर अलग अलग आईपी एड्रेस जो कि अलग अलग लोकेशन के अंदर है वो अगर सेम अकाउंट सेम मेंबरशिप को यूज करेगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बेसिकली आपको ओटीपी बार बार एंटर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से नेटफ्लिक्स ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, एंड ड्यू टू दिस अगर आप 2024 के नंबर्स भी देखोगे तो जो एवरेज मेंबरशिप है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि यूनिट इकोनॉमिक्स है। सो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था ₹978 का फिगर विच वाज एवरेज मंथली रेवेन्यू पर मेंबरशिप। लेट्स ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट कॉस्टिंग पैरामीटर्स। तो अगर आप ये चार्ट भी देख सकते हो तो अराउंड 58% कंट्रीब्यूशन होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज का। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बेसिकली आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स की पूरी कॉस्टिंग होती है जिसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स कवर होते हैं जैसे कि एक्विजिशन का, लाइसेंसिंग का और प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट का। इसके साथ साथ आपको कंटेंट डिलीवरी भी करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट आपकी हो गई, क्लाउड की कॉस्ट हो गई, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट हो गई, तो वो इसमें इंक्लूडेड होती है। साथ ही साथ इसमें अदर कॉस्ट भी इंक्लूड होती है जैसे कि कस्टमर सर्विस की या फिर कोई पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट गेटवेज की कॉस्ट है। तो ये सारी कॉस्टिंग इसमें इंक्लूड होती है जो कि 58% कंट्रीब्यूट करती है कॉस्टिंग के अंदर, विच इज कमिंग आउट टू ₹567। सेकेंडली जो आपकी आती है वो आती है मार्केटिंग कॉस्ट जिसका कंट्रीब्यूशन 8% होता है। मार्केटिंग कॉस्ट आपका इंक्लूड करता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइजिंग या टीवी एडवर्टाइजिंग इसमें इंक्लूडेड होता है। इसके साथ साथ आपका जितना भी पेरोल होता है, स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन होता है, फैसिलिटीज एंड अदर बेनिफिट्स होता है विच इज रिलेटेड टू द पर्सनल दैट इज हायर्ड इन द रोल ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, वो सब भी इसमें कवर होता है। थर्ड कॉस्टिंग पैरामीटर आता है टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट विच इज अराउंड 8% coming out to ₹78। So technology and development के अंदर भी सारे costing related to payroll, relating to stock based compensation, related to other benefits of the personnel who are working in this department वो cover होता है। साथ ही साथ कोई भी costing which is related to hardware plus software being used by the personnel इन नेटफ्लिक्स कॉर्पोरेट ऑफिसेस और रीजनल ऑफिसेस वो भी इसका पार्ट होती है। फोर्थ आता है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कि कंट्रीब्यूट करता है 5% विच इज ₹49 टुवर्ड्स दिस ओवरऑल ₹978। इसके अंदर भी जितना भी स्टाफ मेंबर आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर पेरोल पे होता है वो सब जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर कवर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है विच इज 2%। So Netflix has borrowed loans in the previous years जिसका आज Netflix इंटरेस्ट दे रहा है। एंड लास्ट आपका जो आता है वो आता है टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस जो कि 3% होते हैं। Netflix इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी तो उसको टैक्सेस देने होते हैं और बाकी जो भी छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। तो अगर मैं सभी कॉस्टिंग पैरामीटर्स को ऐड करता हूं तो जो नेट इनकम निकल के आती है वो आती है 16%। सो इफ Netflix is earning ₹978 at a monthly level from an average one membership, उसके अंदर से ₹156 is the net income for Netflix। So basically ये पूरा ब्रेकडाउन था Netflix के रेवेन्यूज का एंड उसके कॉस्टिंग पैरामीटर्स का। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है whether as an investor should you invest in the stock of Netflix। तो अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे तो Netflix सिमिलर वही ट्रेंड फॉलो किया है लास्ट 5 इयर्स के अंदर जो कि Nasdaq इंडेक्स ने फॉलो किया है। So Netflix again top 10 stocks में आता है when we talk about the US market। So again decision आपका है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है
यूएस के मार्केट के अंदर, एंड इफ यू थिंक कि नेटफ्लिक्स या यूएस मार्केट से उस लेवल के रिटर्न्स मिल सकते हैं जो कि इंडियन मार्केट से मिल सकते हैं, तो मे बी यू कैन इन्वेस्ट इट। आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू, इट इज यू हु हैज टू डिसाइड। मैंने आपको बताया है नेटफ्लिक्स के बिजनेस के बारे में, मैंने आपको बताया है कि नेटफ्लिक्स से किस रीजन ऑफ द वर्ल्ड से क्या रेवेन्यू आता है, क्या उसका ग्रोथ फैक्टर है, कितने मेंबरशिप डिफरेंट रीजन्स के अंदर से हैं। इसके बेसिस पे आप बेसिकली अपना एक एनालिसिस कर सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक और नॉट। वीडियो को एंड करने से पहले मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि यू शुड चेक माय वीडियो ऑन ब्लिंकिट यूनिट इकोनॉमिक्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट दिस वीडियो कैन बी रीच टू मल्टीपल पीपल एंड लोग बेसिकली एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें। इंडिया के अंदर जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, वो लोगों को ये नहीं पता कि नेटफ्लिक्स पैसा कैसा कमाता है। जब हम Amazon प्राइम की बात करते हैं, हॉटस्टार की बात करते हैं, जियो सिनेमा की बात करते हैं, तो वो सब खूब सारे एड्स दिखाते हैं अपने को, तो लोगों को लगता है कि इस एड से उनका रेवेन्यू होता है, जबकि नेटफ्लिक्स हमको कोई एड नहीं दिखाता। तो वेदर नेटफ्लिक्स इज इवन प्रॉफिटेबल इन इंडिया और नॉट, ऐसा लोगों को कंफ्यूजन था। हेंस आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। अब आप देख सकते हो कि 16% का नेट इनकम है नेटफ्लिक्स का। इसका मतलब नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही कर रहा है। लास्टली, जो सबसे बड़ा चैलेंज नेटफ्लिक्स के लिए वो है फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट। रीजन वाइज नेटफ्लिक्स को कंटेंट को लोकलाइज करना होगा, उस कंटेंट के थ्रू ही बेसिकली मेंबरशिप ग्रो होंगी, एंड वही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है नेटफ्लिक्स के साथ, टू डिसाइड करना कि किस तरह के कंटेंट को उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है, किस तरह के कंटेंट को उसको प्रोड्यूस करना है, किसके राइट्स उसको परचेज करने हैं, एंड किस चीज को उसे सही टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द राइट set of people. I hope you had some interesting takeaways from this video. I'll see you in the next video. Thanks for watching.